आदित्य वॉशरूम में कमर पर टॉवल लपेटे आईने के सामने खड़े हुए था। तभी उसके खुले सीने से होकर दिव्या उसे पीछे से आकर हक कर लेती है। आदित्य दिव्या का हाथ पकड़कर अपने आगे खड़ा करता है। दिव्या एक सफ़ेद टॉवल पे थी। आदित्य दिव्या को कमर से पकड़कर अपने नाक को उसके नाक से रगड़ते हुए, वाइफी आज मैं बेंगलोर जा रहा हूँ, शायद लौटने में कुछ दिन लग जाएंगे। यह सुनते ही दिव्या आदित्य के सीने से लग, नहीं, आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। आदित्य दिव्या के माथे को चूमकर, वाइफी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दिव्या ना में सीधे लाकर, नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, आप नहीं जाएंगे मतलब नहीं जाएंगे। आदित्य दिव्या के कमर से पकड़ते हुए हक कर लेता है। दिव्या टाइटली आदित्य को कसकर पकड़ लेती है। आदित्य दिव्या के नाक में धीरे से, वाइफी, दिव्या हूँ कहती है तो आदित्य कहता है, तुम मेरी क्यूटी वाइफी हो ना, प्लीज़ समझो, मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दिव्या आदित्य से अलग होकर उसे एक नज़र देखती है, फिर से गले लग कर कहती है, ओके, पर जल्दी आ जाइएगा। यह सुनकर आदित्य के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। आदित्य बाहर जाके कपड़े लाकर दिव्या को पहनाता है और खुद भी पहन लेता है। आदित्य दिव्या को गोद में उठाकर वॉशरूम से बाहर की ओर चला जाता है। वहीं अर्जुन का कमरा, फर्श पर दोनों के कपड़े गिरे हुए पड़े थे। पूरे कमरे में प्रीत की आहें और सिसकियाँ सुनाई दे रही थीं। दोनों एक चादर में लिपटे एक दूसरे को प्यार करने में खोए हुए थे। प्रीत आहें भरते हुए, आह आह अर्जुन, मैं अब थक चुकी हूँ। अर्जुन जो इस वक्त प्रीत को प्यार करते हुए सीने को सक कर रहा था, वह सर उठाकर प्रीत को देखता है जो कि पूरी तरह से थक चुकी थी। अर्जुन प्रीत के खूबसूरत चेहरे को देखते ही जैसे फिर एक बार खोने लगता है। अर्जुन प्रीत के अंदर से खुद को निकालता है और फिर एक झटके से एक बार उसमें समाकर और जोर से प्यार करने लगता है। प्रीत कसकर अर्जुन के कंधे को पकड़ लेती है। करीब 2 घंटे वैसे ही प्यार करते रहने के बाद अर्जुन फिर से प्रीत को देखने लगता है। अब तो प्रीत के शरीर पर बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। अर्जुन इस बार पूरी तरह से प्रीत के अंदर से खुद को बाहर निकाल लेता है और प्रीत के चेहरे पर छूकर, जान, आर यू फाइन? प्रीत थकी भरी आवाज़ में, हाँ, पर मुझे अभी सोना है। अर्जुन प्रीत के माथे पर किस करके उसे सहलाते हुए कहता है, ओके। प्रीत अर्जुन को पकड़कर सो जाती है। अर्जुन चादर को थोड़ा सा हटाकर प्रीत के पूरे शरीर को देखने लगता है, जिस पर कोई कपड़ा नहीं था और अर्जुन के लव बाइट से भरा हुआ था। ये सब देखकर अर्जुन के होठों पर सेटिस्फाइज वाली स्माइल थी। कुछ समय बाद प्रीत की आंखें हिलती हैं, उसे कुछ एहसास होने लगता है, तो वह झटके से अपनी आंखें खोलती है तो पाती है अर्जुन प्रीत के सीने को बड़े प्यार से चूस रहा था। प्रीत के गाल एकदम से लाल हो जाते हैं। प्रीत आंखें बंद करके अर्जुन के बालों पर हाथ फेरने लगती है।
अर्जुन को जब यह एहसास होता है कि प्रीत उठ चुकी है तो वह जोर जोर से प्रीत के सीने को चूसने लगता है। प्रीत फिर एक बार आहें भरने लगती है। प्रीत अर्जुन के कंधे को पकड़कर, अर्जुन छोड़िए अब। अर्जुन सर उठाकर प्रीत को देखकर कहता है, चांद, मुझे बहुत भूख लग रही है और अभी तक नहीं मिटी। इतना बोलते ही फिर से शुरू हो जाता है। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। अर्जुन उठकर दरवाजे की ओर चला जाता है और हल्का सा दरवाज़ा खोलता है। बाहर एक सर्वेंट थी। सर्वेंट कहती है, नाश्ता तैयार हो गया है, आप दोनों को सबने बुलाया है। अर्जुन हाँ में बोलकर दरवाज़ा बंद कर देता है और सीधे प्रीत को गोद में लेकर वॉशरूम की ओर चला जाता है। हॉल पर नाश्ता करने के बाद सब हॉल पे इकट्ठे थे। आज वंश और रूही वापस जा रहे थे। रूही सबको गले लगाकर बाय कह रही थी। वंश की नज़रें रूहानी पर थी। वहीं रूहानी अनु के साथ खेलने में बिजी थी। वंश रूहानी से नज़रें हटाकर रूही को देखकर, भाभी, मैं आपका बाहर वेट कर रहा हूँ। रूही हाँ में सर हिला देती है। कुछ देर बाद रूही और वंश सिंघानिया विला से निकल जाते हैं। आदित्य भी बेंगलोर के लिए निकल जाता है। दिव्या मायूस होकर कपड़ों को समेट रही थी कि तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। दिव्या नंबर देखती है तो यह साहिल यानी दिव्या के असिस्टेंट का कॉल था। दिव्या कॉल रिसीव करके कान से सटा लेती है। साहिल, मैम, एक प्रोजेक्ट के लिए आपको यहाँ आना होगा। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा ऑफर है। उस कंपनी के हेड चाहते हैं कि पर्सनली आपसे मिलकर डील करेंगे। दिव्या जवाब में, ओके, मैं अभी तुम्हें कॉल करके बताती हूँ। दिव्या कॉल कट करके आदित्य को कॉल करने लगती है, लेकिन आदित्य का फ़ोन नहीं लगता। दिव्या बहुत बार आदित्य को कॉल करती है, लेकिन आदित्य भी रिसीव नहीं करता। दिव्या इरिटेट होकर फ़ोन को देखकर कहती है, इन्हें फ़ोन रखना ही नहीं चाहिए। जब देखो तो कभी कॉल लगता ही नहीं है। दिव्या अब राखी को कॉल करने लगती है, लेकिन उसका भी फ़ोन नहीं लगता। दिव्या हार मानकर अब छाया को कॉल करती है। उधर से छाया तुरंत कॉल रिसीव करती है। रिसीव करते ही छाया की आवाज़ आती है, यस मैम, बोलिए। दिव्या, छाया, मुझे अर्जेंटली अभी मसूरी जाना है, तो सारी तैयारियां जल्दी से कर लीजिए। छाया ओके बोलकर कॉल कट कर देती है। दिव्या आदित्य के नंबर को देखकर कहती है, अब मैं आपसे कैसे पूछूंगी कि मैं मसूरी जाऊं या फिर नहीं। अगर मैं बिन बताए जाऊंगी तो पक्का आप मुझ पर गुस्सा करेंगे, लेकिन मुझे अपनी कंपनी को आगे बढ़ाना है। इसके लिए मुझे ये करना ही होगा। इतना बोलते ही दिव्या साहिल को कॉल करती है। साहिल के रिसीव करते ही दिव्या कहती है, सारी इन्फॉर्मेशन मुझे सेंड करो, मैं आ रही हूँ। दिव्या कॉल कट कर के कपड़े लेकर वॉशरूम की ओर चली जाती है। कुछ ही देर में वह रेडी होकर बाहर आती है। दिव्या ने इस वक्त बिजनेस सूट पहना हुआ था। वह आईने के सामने खड़ी होकर हाथ में घड़ी पहनती है, मांग में थोड़ा सिंदूर लगाती है
जो उसके खुले बालों से ढक जाती हैं। आखिर में वह पेंडेंट टाइप का एक छोटा सा मंगलसूत्र पहनती है। उसे देखकर तो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वह शादीशुदा है। दिव्या पर्स और फ़ोन लेकर निकल जाती है। नीचे जाकर वह सबको बताती है। फिर सबसे मिलकर वह फिर मसूरी के लिए निकल जाती है। वहीं कार में अभी भी दिव्या लगातार आदित्य को कॉल कर रही थी, लेकिन उसका कॉल ही नहीं लग रहा था। दिव्या आगे देखकर छाया को, छाया, आपकी बात रॉकी से हुई है क्या? छाया जवाब देती है, नो मैम, मैं कब से उसे कॉल ट्राई कर रही हूँ, लेकिन ऑफ ही आ रहा है। दिव्या मायूस होकर कॉलर आईडी को हटाकर साहिल का भेजा हुआ इन्फॉर्मेशन पढ़ने लगती है। एक दिन 7 घंटे के सफ़र के बाद मसूरी में कार आकर रुकती है। दिव्या कार से बाहर निकलकर होटल के अंदर जाती है। होटल विश्व जी का ही था। दिव्या को होटल में देखते ही मैनेजर भागते हुए वहां पर आते हैं और दिव्या को ग्रीट करते हैं। दिव्या ने इन सबको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी कि वो यहाँ पर आ रही है। दिव्या होटल को अच्छी तरह से देखने लगती है। होटल को देखकर दिव्या का फेस एकदम से सर्द हो जाता है और वह गुस्से से मैनेजर का कॉलर पकड़ लेती है और चिल्लाते हुए, व्हाट इज़ दिस? मेरे पापा के होटल को तुमने इतना गंदा बना दिया? क्या सोचकर तुमने ये सब किया है? मैनेजर की डर से हालत ख़राब हो जाती है। होटल के दीवारों पर हीरोइनों की बहुत गंदी तरीके से खींची हुई तस्वीरें लगाया था, जिसे वहाँ ठहरे लड़के लॉस्ट भरी नज़रों से देख रहे थे। वहीं होटल पर काम करने वाले स्टाफ जब मैनेजर का कॉलर पकड़ता देखते हैं तो उनके आंखों में सुकून सा मिलता है। दिव्या मैनेजर का झटके से कॉलर छोड़ देती है, जिससे कि वह फर्श पर गिर जाता है। दिव्या सोफे पर बैठकर सभी स्टाफ को अपने पास बुलाती है। दिव्या मैनेजर को देखकर स्टाफ से पूछती है, मुझे इसकी हरकत तो जानी। राइट नाउ पहला स्टाफ आगे आकर, मैम, सर हमेशा यहाँ आने वाले गेस्ट के साथ बहुत गंदा व्यवहार करते हैं। होटल के वॉशरूम में सीसीटीवी कैमरा लगाकर ये लड़कियों को ब्लैकमेल करते हैं। कई बार तो लड़कियों ने सुसाइड भी कर लिया, जिसका ब्लेम हमेशा होटल ऑनर पर किया जाता है। यह सब सुनकर तो दिव्या का दिमाग ही खराब हो जाता है। मैनेजर उठकर वहाँ से भागने वाला होता है कि छाया उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारती है, जिससे वह सीधे नीचे ही गिर जाता है। मुंह से खून बहने लगती है। दिव्या रिसेप्शन में जाकर पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है। कुछ ही देर में पुलिस आकर मैनेजर को वहां से लेकर चली जाती है। दिव्या होटल में लगी सारी फोटो को हटाने का ऑर्डर देकर वहां से कमरे की ओर बढ़ जाती है। कमरे में पहुंचकर दिव्या फ़ोन और पर्स को रखकर सोफे पर बैठकर अपनी आंखों को बंद कर लेती है। आंखें बंद होते ही उसकी आंखों के सामने एक धुंधली सी यादें उमड़ने लगती हैं। एक आदमी लैपटॉप पर होटल को बहुत ध्यान से देख रहा था। तभी एक लड़की आकर टेबल पर कॉफ़ी रखकर कहती है, पापा, यू आर द बेस्ट। मैंने आपसे जैसे कहा था
आपने मेरे लिए वैसा ही होटल बना दिया। वह आदमी हंसते हुए उस लड़की को देखकर, अब आप मेरी इकलौती प्रिंसेस, मुझसे कुछ मांगे और मैं ना दूं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? यह सुनकर वह लड़की उस आदमी के गले लगकर गाल पर किस कर लेती है। वह आदमी लड़की के सर को सहलाते हुए कहता है, एक बात हमेशा याद रखना बच्चा, ये होटल आपकी माँ, दादी और मैंने बहुत प्यार से डिजाइन किया है, तो कभी भी इस होटल की सुंदरता को बिखरने मत देना। धुंधली यादों में खोकर दिव्या आंखें बंद करके ही धीरे से कहती है, आई एम सॉरी पापा, आपके कहे हुए बातों का मैं मान न रख सकी। मैं इस होटल की शुद्धता को बचा नहीं पाई। यह सब बोलते हुए दिव्या के आंसू गालों पर आ जाते हैं। रात में दिव्या मीटिंग हॉल पर बैठी हुई थी। उसके सामने एक लड़का बैठा था जो दिव्या के पूरे चेहरे को बड़े ही गौर से देख रहा था। दिव्या उसके सामने चुटकी बजाते हुए, हेलो मिस्टर, आप यहाँ डील की बात करने आए हैं तो आप उस पर ध्यान दें। वह लड़का मुस्कुराते हुए कहता है, मिस दिव्या, आप इतनी इंटेलिजेंट हैं और उसके साथ आप खूबसूरत भी हैं, इसके बावजूद आप मुझ जैसे के साथ डील कर रही हैं। आई मीन कि जब आपके पापा सीईओ थे तब तो ये कंपनी काफ़ी टॉप पर थी, तो फिर ये नीचे कैसे गिर गई? दिव्या भी हल्की स्माइल देकर कहती है, मेरे पापा की तारीफ करने के लिए थैंक यू, और मेरी कंपनी नीचे कैसे गिरी ये बताना मैं आपको ज़रूरी नहीं समझती हूँ मिस्टर दीप। दीप एकदम से हंसते हुए कहता है, ओके चलिए ठीक है, वैसे पापा ने तो सही कहा था, आपके सामने झुकना ही पड़ेगा। फिर आपने हाथ आगे करके, बाय द वे आई एम दीप ओब्रॉय, आपके पापा के फ्रेंड श्रीधर ओब्रॉय का बेटा। दिव्या हाथ को मिलाते हुए, दिव्या आदित्य, दिव्या इतना ही बोलती है कि दीप तुरंत कहता है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है आप दिव्या त्रिवेदी हैं। इतना बोलकर दीप मुस्कुराने लगता है। दिव्या हाथ पीछे करके फिर से कुछ बोलने को होती है कि दीप बीच में ही बोलता है, ठीक है अब हम डील के बारे में डिस्कशन करते हैं। दिव्या चुप हो जाती है। दीप ने दिव्या के मांग में भरे सिंदूर को गौर नहीं किया था क्योंकि वह बाल से ढक चुका था। गले का मंगलसूत्र भी बिजनेस सूट की वजह से छुप चुका था। बेंगलोर में आदित्य मीटिंग से फ्री होकर अपना फ़ोन देखता है, जहां कल से दिव्या के बहुत ही सारे मिस कॉल थे। आदित्य जल्दी से दिव्या को कॉल करने लगता है। बहुत बार रिंग करने के बावजूद दिव्या कॉल नहीं रिसीव करती। आदित्य बार बार दिव्या को कॉल किए जा रहा था, लेकिन दिव्या एक बार भी रिसीव नहीं करती। आदित्य फ़ोन को देखते हुए हल्का सा मुस्कुराते हुए, लगता है कॉल रिसीव ना करने की वजह से नाराज़ हो गई, और मुझे ये भी अच्छे से पता है तुम्हारी नाराज़गी को दूर कैसे किया जाए। इतना बोलते ही आदित्य एक मैसेज टाइप करता है और फिर उस मैसेज को दिव्या को सेंड करता है। इतना करते ही वह दिव्या के तस्वीर को देखकर
उसे चूम लेता है और धीरे से कहता है, आई लव यू वाइफी एंड आई रियली मिस यू। दोस्तों, इस कहानी के अभी कुछ ही पार्ट बचे हैं और यह कहानी में अभी तो आप लोगों को उनके बच्चों को भी देखना है जो जल्द ही आएंगे।